आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर इस चैनल पर आप में से कोई भी अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगी। शिक्षण कौशल एक सब्जेक्ट है आपका। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सुपरटेड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और ऐसे में हम आपको बता दें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या है, टीचिंग लर्निंग क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें उसको हमने शुरू कर दिया था। यहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके टीचिंग लर्निंग के प्रिंसिपल्स, खासकर कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम उसी पर सीधे सीधे चलेंगे। इन सभी के बारे में उद्देश्यों के आधार पर विभाजन, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर विभाजन, शासन प्रणाली के आधार पर विभाजन, विशेषताएं क्या कुछ होती हैं, शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं आई बटन से भी। यहाँ पे बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरटेड टीच स्किल नाम से, वहाँ से भी आप जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये हमारा छठा पार्ट है टीचिंग स्किल में। यहाँ पे अगर हम बात करें सिद्धांतों को लेकर के, कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो क्या मतलब है अगर हम शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं, ये चीज़ें जो आपके स्क्रीन पर लिखी हैं ये तो आप पढ़ ही रहे हो, मैं आपको बता दूँ। होता ये है तरीका, आप किन तरीकों का प्रयोग कर रहे होते हो पठन पाठन में, शिक्षण में। यहाँ पर क्लास में आप पढ़ाने गए, वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का है कि नहीं है, वो एक्टिवली चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप सही तरीके से टीएलएम का यूज़ करके पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, बच्चों को पुनर्बलन मिल रहा है, आप उन्हें पुनर्बलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ रहे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्यों पढ़ते हैं सिद्धांत, क्या ज़रूरत है इनकी। आपको पता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता हमें, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें क्लासरूम में देखने को मिलेंगे, तो हम कैसे हैंडल करेंगे। हम अलग अलग जो बुद्धि के हैं, स्वभाव, योग्यता, रुचियों को लेकर के बात करें, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे, इन सभी चीज़ों को ही ध्यान में रख करके जो सिद्धांत हैं वो तैयार किए गए हैं। यहाँ पर अब हम सीधे सीधे सिद्धांतों पर चलते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं आपको इस समय अगर ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो आप बहुत आराम से देख सकते हो, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। और ऐसे में आप यहाँ पर अटेंशन ही पे ना करो, नोटिफिकेशन आए छोड़ दो कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में कुछ भी नहीं होता है। आपके पास और भी बहुत सारे काम है, इससे बहुत महत्वपूर्ण काम है ना, चैटिंग करना और बहुत सारी चीज़ें ऐसे में, और आप तो अब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10-15 मिनट एक्टिवली अगर आप यहाँ पर रहते हैं, इस क्लास में रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो सबसे सही तरीके से आप जो भी मैं बताऊंगा उसे आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्लासरूम को लेकर के बात करें, टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान आपका कहीं और पे है, आप खुद से नहीं काम कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो। कहते हैं खुद से चीज़ों को करो, सबसे सही तरीके से समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो काम कर रहा होता है, आपकी कर्म इंद्रियां वो क्रियाशील होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियाशीलता का सिद्धांत है। किंडरगार्टन पद्धति को लेकर के हम बात करें, मॉन्टेसरी प्रणाली है, अन्वेषण प्रणाली, डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा प्रणाली, इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। समस्या समाधान, ये सभी जो है वो आपके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही आधारित है। दूसरे में कहते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हमने आपसे कहा कोई भी बच्चा है, अलग अलग तरीके से हमें उनमें रुचि जगाना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर शिक्षण कौशल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो सभी को पसंद आ रहा होगा। ये तो सभी को पसंद आ सकता है, लेकिन अगर मैं विज्ञान पढ़ाऊँ, अभी मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, तो हो सकता है कुछ लोग बोले अरे चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे, और बाद का बाद समय कभी आता है नहीं। तो ऐसे में आप में रुचि जगाने के लिए आपको मोटिवेट करना ज़रूरी है कि भैया ये टेट की परीक्षा नहीं है, ये सुपर टेट की परीक्षा है। 14 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट हैं, ये 150 में कम से कम 120-125 प्लस लेकर के आओगे तभी काम बनेगा। और ये 120-125 ऐसे नहीं आएंगे। तो इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से, इक्वल तरीके से अटेंशन पे करना है। इक्वल नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है मैथमेटिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना हो, आपको छोड़ना किसी भी विषय को नहीं है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत रुचि जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब है भाई, रुचि के सिद्धांत में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये कहते हैं अगर
आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, आपको साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, तो आप बहुत आसानी से सीखेंगे उसे। तो ऐसे में आप में रुचि जगाना बहुत ज़रूरी है, और रुचि जगाने के लिए आपको अभिप्रेरित करना ज़रूरी है कि बेटा इसे पढ़ना ही पड़ेगा, बिटिया इसे पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यहाँ पर विद्यार्थी की जिज्ञासा को जागृत किया जाए। देखिए इन्होंने बोला हुआ है, जागृत किया जाए तथा उसे शिक्षक द्वारा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाने पर विषय के पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। तो ये कहते हैं कि उद्देश्य क्या है, हम आपको बताएंगे। उद्देश्य है शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास करना, एक सीट को लेना, और ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी रुचि जगानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी की बुद्धि, उनका स्वभाव, उनकी योग्यता, रुचि, क्षमता, आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। टीचर की ड्यूटी है कि वह उसे कैसे मैनेज कर रहा है, अलग अलग बच्चों को कैसे मैनेज कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में व्यक्तिगत भिन्नता में किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, किसको हमें कौन 90 से कम IQ का है डायग्नोस करना है, रेमेडियल टीचिंग देना है उसे हम अलग तरीके का TLM जो है वो देंगे सीखने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें जो है वो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यह भी शिक्षण के सिद्धांतों में शामिल होता है। आपका कुछ तो उद्देश्य होगा, यहाँ पर आप पढ़ने आए हो, कुछ तो उद्देश्य है सहायक अध्यापक या अध्यापिका की एक सीट को पाना। तो यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी होता है। आप शिक्षण कर रहे हो, आप पठन पाठन में जुटे हुए हो, लगे हुए हो, तो कुछ तो आप उद्देश्य लेकर के आए हैं। और ऐसे में यहाँ पर उद्देश्यों के विषय में शिक्षार्थियों को शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाना आरंभ करने से पहले आपको ये बताना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैं प्राइमरी भर्ती के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये उद्देश्य आप ध्यान में अपने रखिए, हमेशा रखिए। कोई भी चीज़ पढ़िए अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़िए। अभी मैं इन सिद्धांतों को बता रहा हूँ तो आप ही की चीज़ों से, आप ही की भर्ती परीक्षा से जोड़ करके बता रहा हूँ। इससे और बेहतर चीज़ आपके सीखने के लिए या आपको सिखाने के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का क्या मतलब है? कहते हैं कि अपने शिक्षण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को अनावश्यक बातों को पाठ से हटा करके व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टि में रखते हुए केवल उन्हीं बातों और तथ्यों का चयन करना चाहिए जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे विद्यार्थियों के सामने रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें अवॉइड करनी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, कुछ भी पाठ में और भी चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी होती हैं, उनको हमें ध्यान में नहीं रखना है। क्लास में कुछ और भी, जैसे अब मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास चल रही है, 2-4 लोग ज्ञान देने आ गए उसमें, है नहीं कि कैसा है क्या है, 2-4 लोग बाल नचोबल करने लगे उसमें। तो उन चीज़ों को यहाँ पर, किन चीज़ों को आपको ऐसे में शामिल करना है आपके पठन पाठन में जो आपके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करे, ना कि आपको पथभ्रमित कर दे, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको जाने ही ना दे। ठीक है, इन चीज़ों का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसे हम चयन का सिद्धांत से जोड़ देते हैं। फिर आती है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। टूर जाना है नहीं, यात्रा जाना है, शादी है नहीं, चाचा की लड़के की लड़की की शादी है कल, तो ऐसे में आज चलो थोड़ा सा चलते हैं, बाल वाल सेट करवा के आते हैं, है नहीं, भौहें बनवा के आते हैं एकदम छिलवा के। ये सारी चीज़ें क्या है, आप अपने आप को रेडी करते हो, तैयार करते हो कि नहीं करते हो? आपको कहीं जाना होता है, आपको पेपर देने जाना होता है, तो आप प्लान करते हो कि नहीं कि हम इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंचेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक टीचर को प्लान करना होता है कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर आया तो मुझे प्लान करना पड़ा कि आज मैं ये पढ़ाऊँगा, आज इन टॉपिक को लेकर के बात करना है, आज आपको ये सिखा करके फिर हमें यहाँ से जाना है। ये चीज़ आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में शामिल होती है। मैं आपको बता दूं, ये काम आपका शिक्षण से पहले होता है। ठीक है, मतलब आप शादी में पहुंच गए तो उसकी तैयारी तो आप पहले से ही करोगे ना, कि ये वाला ड्रेस पहनना है नहीं, ये वाला गड़बड़ा गया नहीं, ये वाला पहनना है, काला नहीं गुरहर पहनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे में पहले से ही ध्यान में रख करके चलनी होती है। इसे हम नियोजन के सिद्धांत से जोड़ देते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, ये विभाजन का सिद्धांत 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है भाई? क्या मतलब है इसका विभाजन का सिद्धांत का? कहते हैं कि एक निश्चित क्रम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विभाजन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ चीज़ें हैं
कुछ चीज़ें जैसे हम इकाई दहाई का ज्ञान, हम पहाड़ों का ज्ञान, ये हमने पहली क्लास, दूसरी तीसरी क्लास में रख दिया। उसके बाद की चीज़ों को हम उसके नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। हम शिक्षण कौशल सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो मैंने किया नहीं कि एक ही दिन बैठे और ख़त्म कर दिया। आप समझ रहे हैं, विभाजित किया हमने चीज़ों को कि आज हम इतना पढ़ाएंगे, 10 मिनट, 15-20 मिनट, कल को 1 घंटे क्लास, चलो एमसीक्यूज में हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ डिवीज़न पर डिपेंडेंसी होती है। इसमें आपको मोनोटोनस, आप ऐसे में उबाऊ भी फील नहीं करेंगे और आप चीज़ों का अध्ययन भी करते रहेंगे। ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यानी कि जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? जनतंत्रीय व्यवस्था में प्रत्येक शिक्षार्थी को समाज का एक पवित्र और अमूल्य निधि समझा जाता है। यहाँ पर जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जैसे एक जनतंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं, देश में नागरिक होते हैं, वहाँ पर वो फ्री होते हैं अपनी अभिव्यक्ति को लेकर के, खुद के चिंतन को लेकर के, जो वह फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करते हैं। यही काम एक क्लासरूम में भी जो है वो देखने को मिलना चाहिए। एक जनतंत्रीय प्रकार का वातावरण, एक लोकतंत्रीय प्रकार का वातावरण, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कुल मिलाकर के आप इतना समझिए कि जब हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, फ्री होकर के वह अपना काम करे। ठीक है, फ्री होकर के टीचर से कोई भी दिक्कतें, समस्याएं हैं तो पूछ सके। ये सारी बातें इसमें शामिल होंगी। बात आती है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। कहते हैं जब हम चाहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और इफेक्टिव बनाना, प्रभावशाली बनाना, तो इन्हें हम शामिल करते हैं। कुछ उद्दीपन होते हैं, आप इसे स्टिमुली बोल देते हो, मतलब धक्का देना, मोटिवेट करना, पुनर्बलित करना, अभिप्रेरित करना, प्रेरित करना, आप जो चाहो इसे कह सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा कोई थोड़ा सा ढीला पड़ गया, आप एक दिन आए शिक्षण कौशल की क्लास की, कल गोला मार दिए, फिर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं कि आपने गोला मारा, फिर भी मैं यहाँ पर पब्लिकली बोल रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कंटिन्यूटी, निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। आप समझ रहे इस चीज़ को, निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पुनर्बलित मैं कर रहा हूँ कि आपको अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए आपका रेस्पॉन्स बेहतर रहे या अनुक्रिया बेहतर रहे, आप अच्छे से काम कर सको, इसके लिए ज़रूरी है रेगुलरिटी। और ये मैं कर रहा हूँ रीइंफोर्स करके आपको निदान और सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग। सीधा सा है। कई बार कई बच्चे, ये किसके लिए होता है, कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाते, पीछे रह जाते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, पठन पाठन में, शिक्षण कार्य में गलतियां कर देते हैं, त्रुटियां कर देते हैं। उन्हीं त्रुटियों का पता लगाने के लिए हम डायग्नोस करते हैं कि भाई कौन सी दिक्कत हो गई जो इस बच्चे को ऐसे में समझ में नहीं आ रही है, उसे हम डायग्नोस करेंगे। फिर ऐसे में क्या है, शिक्षक को चाहिए कि त्रुटियों का पता लगाए और फिर शिक्षण अधिगम कार्यों में त्रुटियों को दूर करके उन्हें क्या करे, पता लगाए। फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग से पता लगा रहा है, रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उन चीज़ों को क्या कर रहा है, वो दूर कर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जो पिछड़ा बच्चा है, जो चीज़ें जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है, वह भी कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ेगा कि ठीक है, ये चीज़ सर जी मुझे सब समझ में आ गई, अब आगे का सीखते हैं। तो इन चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, जो आपके प्रमुख 11 सिद्धांत हैं ऐसे में, कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। आशा उम्मीद है कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, मैं आपको बता दूं, शिक्षण कौशल में आपके जितने भी डीएलएड बीटीसी के सब्जेक्ट थे, समावेशी शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा और बहुत सारे सब्जेक्ट, वो सभी का समावेश जो है वो इसमें दिया हुआ है। तो आगे जो भी आपका टॉपिक होगा उसको हम लेकर के आपका जल्दी ही मिलेंगे। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि बाकी बच्चे भी जो है वह कक्षा से जुड़ जाया करें। मेरे लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है मेरे लिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।